गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पार्ट थर्ड के पेपर 12th पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय युवा साथियों, अपनी इस पेपर की लेक्चर सीरीज़ में हम लोग विभिन्न विचारधाराओं की बात कर रहे हैं। अभी जहां हम चल रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीयतावाद या इंटरनेशनलिज्म। कल हमने इसके लक्षण देखे थे। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको इस बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बात आप लोग खास ध्यान रखिएगा, वो ये है कि चैप्टर को जिस तरह मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप इस बात पर खास तवज्जो दीजिएगा कि ये सारे के सारे व्याख्यान आपस में अंतर संबंधित हैं। उदाहरण के लिए कल हमने इसके लक्षण देखे, आज हम इसके विकास की बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीयवाद का जो डेवलपमेंट है या विकास है ये किस तरह से हुआ है। तो जो लक्षण हैं अपने मस्तिष्क में रखिएगा, क्योंकि मैं उनको इनसे अंतर संबंधित करूंगा। अब शुरुआत की हम बात करें, युद्धों के नुकसान या हानि मनुष्य जानता है। आखिर विवेकशील प्राणी है, अपना भला बुरा सोच सकता है और इस बात से अच्छी तरह परिचित है कि युद्धों से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ, न जीतने वाले का न हारने वाले का। तो अब एक क्रियात्मक मस्तिष्क में जो हमारा और आपका है, ये सवाल आना चाहिए कि फिर लड़ाइयाँ होती किस लिए हैं। नगर राज्यों से शुरू करें और राष्ट्र राज्यों पे आ जाएं, कबीला संस्कृति से शुरू करें, समाज पर आ जाएं। हर चीज़ में आप ये पाएंगे संघर्ष, युद्ध स्थायी रूप से विद्यमान रहे। और अब अंतर्राष्ट्रीयतावाद के लक्षण नंबर 1 पर जाइए। ये युद्धों का विरोध करता है। तो जो मानव युद्धों में इतनी रुचि रखते हैं, आप प्राचीन काल के इतिहास को, भारत के नहीं दुनिया के, मध्यकाल के इतिहास को, आधुनिक काल के इतिहास को यदि देखेंगे तो आप इस बात को पा लेंगे, युद्ध हमेशा हुए हैं। हम शांति की बात करते हैं, शांति की पहल भी होती है, लेकिन वो अधिकांश शांति की बात, शांति की पहल किसी बड़े युद्ध के बाद ही होती हैं, उससे पहले नहीं होती। अब हम अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विकास की बात करें तो प्राचीन काल में, यानी ग्रीक फिलॉसफी को आप देखें तो एक दर्शन था स्टोइक्स। पाश्चात्य जगत का एक प्रमुख दर्शन शैली हुआ करती थी स्टोइक्स, जो ये मानते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति भ्रातृत्व भाव है, भाईचारा है। अब क्योंकि सारे ही आपस में भाई हैं, इसलिए संघर्ष की स्थिति को टालना संभव है और बातचीत के माध्यम से बगैर लड़े किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उस समय जब सिटी स्टेट हुआ करते थे, नगर राज्य हुआ करते थे, इसका कुछ जगह प्रयोग भी हुआ, कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना। बात अब हम यूरोप पर लेकर आते हैं कि जब यूरोप में राष्ट्र राज्य बनने शुरू हुए, यानी राज्यों के कई टुकड़ों को जोड़कर कई बड़े राज्य जब खड़े हुए, तो नेशनल स्टेट, राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए। आकार में बड़े, जनसंख्या लंबी चौड़ी, संप्रभु सरकार और संप्रभुता तत्व उनके पास विद्यमान थे। शासन के रूप अलग अलग। औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, अब ज़रूरत है बाजार की,
अपने माल को बेचने के लिए, जो कि औद्योगिक क्रांति से बन रहा है, और कच्चा माल हासिल करने के लिए। ये चीज़, ये प्रतिस्पर्धा संघर्ष की शुरुआत का बिंदु था। यूरोप के देशों में आपसी टकराव होने हुए शुरू। अब उन्होंने इस बात को अनुभव किया कि ये जो संघर्ष हैं, नुकसान इसमें दोनों से पार्ट हो रहा है। क्योंकि यदि आप अकेले ताकतवर नहीं हैं तो आपके पास ताकतवर दोस्त हैं, मित्र हैं, वो बीच में दखल दे रहे हैं, तो पूरे यूरोप का जो शक्ति संतुलन है बिगड़ रहा है। तो उस समय एक विचारक और हुए हैं, आपने इनका नाम पढ़ा है संप्रभुता में। हॉलैंड के निवासी थे, डच कहते हैं जिनको, ह्यूगो ग्रोशस। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को कुछ नैतिक नियमों से जोड़ा, मॉरल प्रिंसिपल्स। और यूरोप का एक, आप कहें तो एडवांटेज ही मान लीजिए इसको, वो ये रहा कि यूरोप बहुत सांस्कृतिक तो है, बहुत धार्मिक नहीं है। अधिकांश जो देश हैं वो क्रिश्चियन हैं, वो कैथोलिक थे या प्रोटेस्टेंट थे, वो एक बात की बात है। तो ये चीज़ उनको जोड़ती थी। अब होली बाइबल से या अन्य जो किताबें थीं उनके माध्यम से ह्यूगो ग्रोशस ने कुछ नियम तय किए कि इनके आधार पर राज्यों के आपसी संबंध तय होने चाहिए, और इसको नाम दिया गया युद्ध में शांति के नियम, द प्रिंसिपल्स ऑफ पीस इन वॉर। और 1648 में, 1648 में वेस्टफेलिया कांग्रेस ने इनको स्वीकार भी किया कि यूरोप के जो देश इसके मेंबर हैं वो आपसी संघर्ष की स्थिति में इन नियम कायदे कानूनों को मानेंगे, फॉलो करेंगे। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये विधि सर्वमान्य नहीं थी। भाई ठीक है, आपने किसी नियम को माना, लेकिन यदि आपके देश की संसद या आपके देश की कार्यपालिका या आपके देश के और संस्थाएं उसको स्वीकार नहीं करती हैं तो कोई आपको उनको मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और यदि बाध्य करता है तो कैसे करेगा? जिस युद्ध या संघर्ष को आप त्यागना चाहते हैं वो दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इस आधार पर ग्रोशस का जो प्रयास था, ये पहला गंभीर प्रयास कहा जा सकता है। अच्छा, अब हम बात करें भारत की, तो हमने भी वैदिक काल में वसुधैव कुटुंबकम की बात की। ये पंचतंत्र का एक श्लोक है जिसका इसमें से टुकड़ा लिया गया है, अंश लिया गया है कि पूरी दुनिया ही मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। और परिवार में जो विवाद होते हैं, ऐसा नहीं है विवाद होते नहीं हैं, होते हैं, लेकिन वो आपसी शांति से बातचीत के द्वारा उनको सॉल्व किया जाता है, किया जाना संभव है। इसके बाद आगे बढ़ें कि 18वीं शताब्दी में इमैनुअल कांट एक आदर्शवादी विचारक हैं। इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ नियम कायदे कानून इस प्रकार फॉलो किए जाएं जिसकी सम्मान और जिनकी प्रतिष्ठा की रक्षा हर देश का दायित्व हो, और उन देशों के राज्याध्यक्ष हैं जब यदि वो उनको स्वीकार कर लेंगे तो देश पालन करेंगे। ऐसा किया गया। लेकिन आगे बढ़े, बात वहीं की आकर अटकी कि क्योंकि राष्ट्र राज्य तो बन गए लेकिन शक्ति बराबर नहीं थी, संसाधन बराबर नहीं थे, तो आपसी झड़प होना, तकरार होना स्वाभाविक था। और जैसा कि आप देखें, ये कोई प्लेटो के न्याय को मानने वाले लोग तो थे नहीं कि न्याय आंतरिक गुण है, व्यक्ति अपनी गलतियां भी माने और अपने पक्ष को भी स्वीकार करे। आप यदि न्याय की प्रक्रिया को देखें तो हर व्यक्ति अपने आप को निर्दोष मानता है कि इसमें हमारी गलती कोई भी नहीं थी। भाई अगर किसी मामले में दो पक्ष हैं, एक पक्ष में
एक विपक्ष में, तो उसमें से एक तो गलत होगा ना, कोई मानने को तैयार नहीं। तो कांट ने जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने, ये इनका जो एक निबंध था टुवार्ड्स इटर्नल पीस, आंतरिक शांति की खोज में, इसका अनुवाद है, उसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विकास में स्वाधीनता की प्रतिष्ठा, दासता के सिद्धांत को स्वीकृति और सेना के क्रमिक उन्मूलन, ये देखिए ये सवाल आज तक दुनिया में चला आ रहा है। जब आप संयुक्त राष्ट्र पढ़ेंगे अपनी दूसरे पेपर में तो आप इस चीज़ को पाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जब की गई, उद्देश्य वही था युद्ध ना हो। उससे 20 साल पहले लीग ऑफ नेशंस की भी की गई थी, जिसको आप राष्ट्रसंघ कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में क्या परिणाम निकला? 20 वर्ष के बाद द्वितीय विश्व युद्ध, 1945 में स्थापना होती है संयुक्त राष्ट्र की। ये अलग बात है कि उसके बाद कोई विश्व युद्ध ना हुआ, पर युद्ध हुए, 3 तौर में लड़े, 2 पाकिस्तान से और 1 चीन से। और ऐसा खाली हमने नहीं किया, दुनिया भर में हुआ। तो कहने का आशय यह है कि विकास की व्यवस्थाएं तो की गई, लेकिन विभिन्न देशों के जो पारस्परिक संबंध थे, पारस्परिक तनाव थे, उनको सॉल्व करने में वहां के नेतृत्व, शासन के प्रकार और उसके सोच का बड़ा फर्क पड़ता है। मैं एक अंतिम उदाहरण देकर इस आज के व्याख्यान को समाप्त करता हूं। अब देखिए कि ये कांट आदर्शवादी विचारक हैं, जर्मनी के हैं, लेकिन यही कांट जिस जर्मनी से आए हैं उसी जर्मनी का हिटलर हुआ है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य खलनायक था। धन्यवाद।